हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल के असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम असर्शन यानी एक स्टेटमेंट लेंगे और देखेंगे क्या वो उसका रीज़न है, सही है कि नहीं है। दिस इज़ पलक रखियानी, योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई, पैटर्न बता देती हूँ कैसे होते हैं ये क्वेश्चंस और हम इनको अलग से क्यों देख रहे हैं मैम। एमसीक्यू तो ये भी है एक टाइप के, क्योंकि दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यही तो कन्फ्यूजन पैदा होता है। क्या होता है, आपको 2 स्टेटमेंट दे देंगे और क्या करेंगे, उसमें ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। क्या होगा, लेट्स रीड द डायरेक्शंस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। क्या बोल रहे हैं, पहले असर्शन देंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे, फिर रीजन देंगे, फिर स्टेटमेंट दे देंगे और उन्हीं के बेसिस पे आपको बताना होगा इन चारों में से क्या सही है। तो देखो, पहला ऑप्शन यूजुअली यही कहता है कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब ये क्या बात हो रही है, तो देखो, असर्शन देंगे, स्टेटमेंट पढ़ना। पहले जब पढ़ोगे, प्रोसीजर समझ जाओ, पहले जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो देखना क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। क्या बोला मैंने, भगना मत कि असर्शन रीजन पढ़ा और आंसर पे आ गए। फर्स्ट रीड असर्शन, फिर देखना कि वो ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो रीजन पे आना। अब ये बोल रहे हो मैम क्वेश्चन चालू करें नहीं, आप पहले ही बता रहे हो ये हैं डायरेक्शंस। अब ये मैं सिर्फ एक बार दूंगी और आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो शांति से जो है मैं आंसर टिक करूंगी। आ रहा है कि नहीं? तो अभी बिल्कुल जितना भी है ना, कंसंट्रेशन पूरा एक ही जगह लगा के सुन लो। क्या बोल रही हूँ मैं, असर्शन दिया है, असर्शन को पढ़ना। पहले तो शांति से ये सोचना कि ये ट्रू है, क्या ये सही बात है या नहीं है। अगर ट्रू हो तभी आगे बढ़ना किस पे, रीजन पे। क्या बोला, अगर ट्रू हो तभी रीजन पे बढ़ना, रीजन पढ़ना, पहले देखना वो ट्रू है या नहीं। ठीक है मैम, अगर इन केस दोनों ट्रू हुए, कौन दोनों, असर्शन एंड रीजन, देन उनके बीच में एक ये बहुत ही प्यारा सा वर्ड जो हम बचपन से आंसर्स में नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज बिकॉज बिकॉज। तो असर्शन की लाइन पढ़ेंगे हम, बिकॉज लगाएंगे और रीजन पढ़ेंगे। और अगर बहुत ही अच्छा सुनाई देगा, अच्छा यानी कि अगर करेक्ट लगेगा कि यही रीजन है तो फर्स्ट ऑप्शन टिक करना। क्या बोला मैंने, अगर करेक्ट लगेगा कि यही रीजन है तो फर्स्ट ऑप्शन टिक करना। अगर लगेगा कि स्टेटमेंट तो दोनों सही है बट रीजन ये नहीं है, रीजन कुछ और होना चाहिए, तो क्या टिक करोगे, पी। क्लियर है। और अगर असर्शन पढ़ा, मैंने कहा असर्शन ट्रू है, ठीक है, बट रीजन पढ़ के आपको लगा रीजन इज फॉल्स, रीजन तो कोई बात ही नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो क्या मार्क करोगे, सी। एंड अगर कुछ ही नहीं, मतलब दोनों ही गलत है, असर्शन पढ़ते ही समझ गए ये भी गलत है, ये तो फॉल्स है, तो डी ऑप्शन। क्लियर है। ये थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने, थोड़ा नहीं पूरा ही दे दिया। सारे क्वेश्चंस में हम ऐसे ही चलते जाएंगे। क्लियर है। कैन वी स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन? यस वी कैन। सो लेट्स गो। ये डायरेक्शन थे, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और एक और बात, एक और जो मैं टिप देना चाहूँगी, ओलंपियाड के हिसाब से जब दोगे ना तब ये समझना ये क्वेश्चंस होंगे द ट्रिकी वंस। कौन से, द ट्रिकी वंस, क्योंकि यहीं गाड़ी घूमती है। तो इसके लिए जो है, जो कहते हैं ना, किसी इमारत को बनने के लिए उसके जो रूट्स हैं, या कोई भी प्लांट होता है, पेड़ होता है, उसके रूट्स मजबूत होने चाहिए। तो अपने रूट्स मजबूत करना। बोला मैम कहाँ कहाँ जड़ लगाएं हम, तो जड़ कहीं मत लगाओ। ये जो चैप्टर है इसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करो। कैसे करोगे, कोई बात नहीं, वीडियो बनाया है मैंने क्विक रिविजन का, जाके देखना, अच्छे से स्टडी करना, देन ही हम जो है करेक्ट रीज़न बता पाएंगे। क्लियर है। आ जाओ अब। और अगर लगता है कि हम यहीं देखना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगी, मैं सिर्फ आंसर पे नहीं आऊंगी, मैं रीज़न भी दूंगी। तो आ जाओ। असर्शन क्या कह रहा है, जैसा स्टेप बता दिया ना पहले वाले में, अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, है ना, वैसे ही स्टेप से चलेंगे। ओके। तो असर्शन सेज हेपेटाइटिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लिवर कॉजिंग इट्स इन्फ्लेमेशन। ओहो, कौन सी बीमारी के नाम है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का नाम है, तो अपनी जितनी थ्योरी है ज़रा इधर ले आओ। अब कह रहे हैं हेपेटाइटिस एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसका, लिवर का, जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। रीज़न पे नहीं आना, असर्शन पहले बताओ ट्रू है कि नहीं। तो हेपेटाइटिस की मैं बात करूं, इस बीमारी में पता है क्या होता है, इस बीमारी में, अच्छा एक और चीज़,
हेपेटाइटिस का सिर्फ एक टाइप नहीं होता है, काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी ऐसे होते हैं। तो अगर मेनली मैं हेपेटाइटिस की बात करूं तो इस बीमारी में जो हमारा लीवर होता है, हमारा लीवर क्या होता है, वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसमें, लिवर में। तो अब जब आप देखोगे तो यहाँ कहोगे मैम बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो इन्होंने यही लिखा है हेपेटाइटिस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो लिवर का इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो बिल्कुल भगना मत, एक वर्ड को फोकस करो, बैक्टीरियल। क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं? हम क्या करते हैं, हम इतनी जल्दबाजी में पढ़ते हैं ना क्वेश्चन कि हम खा जाते हैं चीज़ें। हेपेटाइटिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लिवर कॉजिंग इट्स इन्फ्लेमेशन। ओहो मैम ने तो यही बताया था, आगे बढ़ो। नहीं, बैक्टीरियल, छोटे छोटे वर्ड्स पे भी ध्यान दो। हेपेटाइटिस किससे कॉज होता है? याद है एक कॉमन हेपेटाइटिस वाला हमने पढ़ा था, हेपेटाइटिस बी वाला कॉम्प्लेक्स याद आ रहा है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था मैं उससे रिलेट करूंगी ना तो थोड़ा याद हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी किससे कॉज होता है? वेरी सिंपल, इसी के आगे बस नाम लगा दो, वायरस। तो यार जब वायरस लिखा है तो बैक्टीरिया का क्या रोल, यानी कि हेपेटाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। जी हाँ, ये वायरस जो पैथोजेंस होते हैं उन्हीं से कॉज होता है, विच मीन्स बिल्कुल सिंपल हो गई हमारी चीज़, बैक्टीरियल नहीं, इसकी जगह वायरल होना चाहिए। तो ये तो किसी ने नहीं पूछा, बस इतना बताओ कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो मैम फॉल्स है, बिल्कुल बेशक, आपने रीज़न बता दिया, बाकी लाइन सही कही। पर अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी होते हैं कि जिनको लगता है कि मैम थोड़ा तो सही बताया है, उसको मान जाओ। ऐसे नहीं होते कि जो आंसर तो गलत करके आता है पर बोलते हैं मैम प्रोसीजर के मार्क्स दे दो, है ना। पर इसमें ये नहीं चलेगा, इसमें क्या है, पूरी लाइन अगर सही हो तो ही सही है, एक भी जगह गलती हो। अब बैक्टीरियल लिख दिया, वायरल है तो फॉल्स है। अब वेरी ऑब्वियस, जब असर्शन खुद ही गलत है तो उसका रीज़न क्या ही होगा। फिर भी रीज़न देख लो, हेपेटाइटिस इज़ अ हेरिडिटरी डिजीज़। हेरिडिटरी डिजीज़ हेपेटाइटिस में सिर्फ जो होता है ना, हेपेटाइटिस मेनली जो हमने पढ़ा है बी वाला, तो हाँ वो होता है हेरिडिटरी। क्यों? क्योंकि ब्लड के थ्रू जाता है, वो किससे, मदर से अपने बेबी में या चाइल्ड में जा सकता है। और बाकी टाइप के जो हेपेटाइटिस होते हैं ना बी के अलावा, वो यूजुअली जो है ओरल या फीकल मैटर के थ्रू जा सकते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो ये बात तो ठीक है, बट क्या करें, असर्शन ही गलत है। जब मैंने कहा असर्शन गलत हो तो फिर इधर आ जाओ ऑप्शन नंबर डी पे, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यानी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज डी। बिल्कुल समझ गए कैसे चलेंगे हम? यस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे लगेगा कि एक क्वेश्चन कर लिया है तो आप दूसरा मुझे बता पाओगे, ठीक है। असर्शन पढ़ लेते हैं। टाइफॉइड इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज caused by Salmonella typhi which is found in human intestine। सिर्फ असर्शन, रीजन पे नहीं बोल रहे हैं। टाइफॉइड की कहानी की बात कर रही है। अभी क्या बोला था, हेपेटाइटिस, अब आ गए टाइफॉइड पे। इसका नाम तो काफ़ी सुना है मैम, इसका नाम तो बहुत सुना है। टाइफॉइड होता भी रहता है काफ़ी ज़्यादा, क्यों? क्योंकि बाहर का खाते हैं हम। जब मैंने कहा बाहर का खाते हो तो किसके थ्रू होगा, कितनी ऑब्वियस बात है, कंटैमिनेटेड फूड, वाटर, ये जो भी बाहर की चीज़ें हैं वहाँ से ये आप में आ जाएगा। कौन? ये मैम, यही बैक्टीरिया। बिल्कुल सही नाम है, सैल्मोनेला टाइफी इज द बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफॉइड। और कहाँ मिलता है ये? जो फूड एंड वाटर होते हैं कंटैमिनेटेड। कंटैमिनेटेड का मतलब क्या होता है तो जानो, कि जो भी पैथोजन अगर कहीं प्रेजेंट होगा ना किसी जगह पे, तो उस चीज़ को हम कहेंगे इट इज़ कंटैमिनेटेड बाय दैट पैथोजन। तो यानी अगर कि बैक्टीरिया ये वाला प्रेजेंट है तो हम कहेंगे फूड एंड वाटर आर कंटैमिनेटेड बाय बैक्टीरिया। तो टाइफॉइड किससे फैलता है? कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से। कौन फैलाता है? ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। और कहाँ होता है, किधर इफेक्ट करता है, कहाँ मिलेगा? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। यस, बिल्कुल सही बात है, हमारे इंटेस्टाइन में ये मिलेगा। और इंटेस्टाइन में क्यों मिलेगा? तो जब मैंने मैनिफेस्टेशन की बात करी ऑर्गन वाले, क्या बोला था, जहाँ से कोई चीज़ जाएगी आपकी बॉडी में, कोई चीज़ मतलब पैथोजन आपकी बॉडी में जहाँ से भी एंटर करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस कितने होंगे कहाँ जाने के, कैसे बताओगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई पैथोजन नोज के थ्रू जा रहा है, तो चांसेस, मैं चांसेस की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग 100% श्योर हो, बट चांसेस होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ते हो ना मैथ्स में, तो वही क्या निकालते हैं, चांसेस। तो क्या होता है, चांसेस कहाँ होंगे? तो नोज की बात करी तो सोचोगे हाँ मैम
ये तो लंग्स में जाएगा, इतना ऑब्वियस है। वैसे ही अगर कोई पैथोजन माउथ के थ्रू जा रहा है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होंगी, स्टमक हो सकता है, यहाँ स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन हो सकता है, इजंट इट। अब मुंह से जब मैं कह रही हूँ जा रहा है पैथोजन, तो मुंह से हवा तो खाओगे नहीं, क्या खाते हो, मुंह से खाना पीना खाते हो। अब वही जब आप जंक फूड या ऐसा कोई कंटेमिनेटेड फूड और वाटर खा पी लिया तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है होते हुए ह्यूमन इंटेस्टाइन में चला जाता है। क्लियर है कि नहीं? विच मीन्स कि रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ कि कंटेमिनेटेड फूड या वाटर खाने पीने से ये इंटेस्टाइन में मिलता है। समझ आया? पहले मैंने बता दिया एक्चुअल रीजन क्या है, अब रीजन पढ़ो और बताओ जो मैंने बोला क्या ये वही है। तो देख लेते हैं। टाइफॉइड इज डायग्नाइज्ड बाय वाइडल टेस्ट। क्या बोल रहे हैं? टाइफॉइड इज डायग्नोज्ड। डायग्नोज्ड का मतलब क्या होता है? अब जैसे कोई बीमारी होती है तो कुछ होते हैं सिम्टम्स आते हैं हमको, तो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि बताइए। हम क्या बताते हैं, डॉक्टर पूछेंगे क्या हो रहा है, हम बोलेंगे डॉक्टर पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर वो क्या करेंगे, वो उसके बेसिस पे कुछ टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्यों करेंगे? अभी वर्ड बोलूँगी, डायग्नोस करने के लिए, यानी बीमारी को पहचानने के लिए टेस्ट करेंगे। तो वैसे ही टाइफॉइड को पहचानने के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज वाइडल टेस्ट, WIDAL, बिल्कुल सही बात कही है। इस टेस्ट में क्या होता है, यूजुअली एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती हैं किसके लिए, टाइफॉइड के लिए, जो टाइफॉइड के बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर एंटीबॉडीज मिली तो मान लेते हैं कि टाइफॉइड है, पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम ये कह सकते हैं इस बेसिस पे कि स्टेटमेंट ट्रू है, यानी अर्जर्शन ट्रू है कि नहीं है? यस। और रीजन भी ट्रू है, अभी मैंने बोला वाइडल टेस्ट है, बट ट्रू तो दोनों ही है, पर क्या ये इसी का रीजन है क्या? तो मैम बिकॉज लगा लेते हैं। तो बिकॉज कैसे लगाओगे, सिंपली इसके बीच में बिकॉज लगा के बोलेंगे हम। कैसे? तो देखो, टाइफॉइड इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी विच इज फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन बिकॉज टाइफॉइड इज डायग्नोज्ड बाय वाइडल टेस्ट। मैम बोला इतना अजीब लगा है ना ये आंसर हमें, क्योंकि आपने अभी कहा कि इंटेस्टाइन में क्यों मिलेगा, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जाएगा। वाइडल टेस्ट तो इसका रीजन नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, विच मीन्स दोनों ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट वन। तो क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है, पढ़ो। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी सही तो तुम दोनों अपनी जगह सही हो लेकिन तुम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो। क्लियर है? सो लेट्स चेक and yes it is option B. Let's move on to question number 3. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी नई बीमारी है? असर्शन पढ़ते हैं। पोलियोमाइलिटीज इज अ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो किसकी बात हो गई? पोलियोमाइलिटीज की। पोलियो जो बीमारी होती है, 2 बूंद जिंदगी की हम लेते हैं, इसमें बिल्कुल ली होगी बाकी सब ने भी, और जो बच्चे होंगे उनको ज़रूर ना अपने घर में दिलवाइए, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? अगर नहीं लोगे तो क्या होता है, जो बॉडी का लोअर पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाते हैं, यानी मूवमेंट में, लोकोमोशन में, बाकी एक्टिविटीज़ में दिक्कत आती है। पोलियोमाइलिटीज़ कॉज किसके थ्रू होता है? अच्छा एक चीज़ और, जब मैं ये बताऊंगी ना असर्शन पढ़ के, तो पहले बाकी सब भूल के जो बीमारी या जो भी वर्ड दिया है ना उसकी पहले हिस्ट्री जान लो कि है क्या वो, और जो आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन लिखो, देन मैच करो। मैच होती है तो सही करो, नहीं तो बोलो बाय बाय। ओके, तो क्या बोल रही हूँ मैं, पहले हमने देखा पोलियोमाइलिटीज कॉज किससे होता है, सिंपल पता है, पोलियो के वायरस से कॉज होता है, यानी वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है भाई, यूजुअली कहाँ दिखता है, इन्फेंट्स और बच्चों में, लेकिन अडल्ट में भी हो सकता है ना? क्या बोला है, मोस्टली डिजीज किसका है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन का, क्योंकि अगर बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं दोगे। अब हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज क्यों कहा गया है? हाईली इन्फेक्शियस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्प्रेड हो सकता है, जो भी जहाँ पे अनहाइजीनिक प्लेसेस होंगी, यानी जो फीकल मैटर है या फिर क्या कह सकते हैं यूरिन है, ये सब के थ्रू जो है फूड वगैरह में ये स्प्रेड हो सकता है। फीकल मैटर, यूरिन, इन सब के थ्रू स्प्रेड होता है, इसलिए इसे जो वर्ड कह रहे हैं ना हाईली इन्फेक्शियस। क्यों भाई, इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस यानी कम्युनिकेबल, फैलता है ये। हाँ, पोलियो फैलता है, किससे फैलता है? जहाँ मोस्टली अनहाइजीनिक कंडीशंस हो,
यानी कि पर्सनल हाइजीन नहीं हो, फीकल मैटर, यूरिन मैटर जो है आउट डिस्पोज्ड हो, है ना, सही से डिस्पोजिशन नहीं हो उनका, है ना, तो फिर क्या हो सकता है, पोलियो। तो मतलब मैंने ये जो लाइन कही इसका रीज़न मैंने क्या बताया, मैंने कहा पोलियोमाइलिटीज इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। इन्फेक्शियस क्यों है, क्योंकि अनहाइजीनिक जगह होगी या फिर फीकल और यूरिन मैटर को अच्छे से जो है डिस्पोज नहीं किया गया है। क्लियर है। तो अच्छा, इतना तो फिर सही बात हो गई ना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू कैसे है, वायरल डिजीज है कि नहीं, अभी तो बोला पोलियो वायरस है, तो ये ट्रू है। अब आ जाओ इधर रीजन पे। रीजन क्या कह रहा है, इट्स कॉजल एजेंट इज अ वेरी स्मॉल RNA कंटेनिंग वायरस, पोलियो वायरस। तो एक बात बताऊं ना, तो ये बिल्कुल ही सही बात है, क्या कि वायरस है पोलियो वायरस, ये मैंने कहा, और वायरस है तो क्या है, बहुत ही छोटा सा RNA है, RNA क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका रहता है पोलियो वायरस का बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रक्चर में। तो अब रीजन की जब मैं बात करूं ना, तो सुनो, रीजन भी सही है। रीजन मतलब मैंने क्या कहा, सही एक्सप्लेनेशन नहीं, रीजन का स्टेटमेंट ट्रू है, बात तो सही है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इधर कहा पोलियो इन्फेक्शियस क्यों है, ये जानना चाह रहे हैं। इसलिए इन्फेक्शियस थोड़ी ना कि ये वायरस के थ्रू कॉज होता है, इसलिए इन्फेक्शियस है क्योंकि अनहाइजेनिक कंडीशंस जहाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ ये फीकल मैटर, यूरिन मैटर, इनके थ्रू ये ज़्यादा फैल सकता है। और इसमें रीज़न में तो कुछ और ही लिखा है, रीज़न में तो ये वायरस की मतलब गुण गा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो यानी सही तो तुम दोनों हो, बट रीज़न तुम इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो, विच मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या कहता है, इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। क्लियर है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। यस, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब कौन सी नई बीमारी है देखते हैं। assertion says कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। किसकी कहानी आ गई, कैंसर की, द ड्रेडली डिजीज कैंसर। अब ये कह रहे हैं कि कैंसर एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। बोलो मैम ऐसा तो नहीं कहा, अरे नॉन इन्फेक्शियस तो कहा ना, एक ही बात है कि नहीं। नॉन इन्फेक्शियस यानी क्या, नॉन कम्युनिकेबल, इधर से उधर फैलता नहीं है, विच मीन्स एक इंसान से दूसरे इंसान में पास ऑन नहीं हो सकता है। यानी आप किसी कैंसर पेशेंट से मिल रहे हो, हैंड शेक कर रहे हो, गले मिल रहे हो, उसका ब्रश शेयर करो, कुछ भी, तो भी आपको कैंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फैलता नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है। अब बोलोगे मैम नॉन इन्फेक्शियस क्यों है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इसमें, तो आ जाओ, बिकॉज कैंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी ज़रा देखते चलेंगे। कैंसर अ ड्रेडली डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ है, क्या होता है देखो, बहुत ही एक सिंपल वे में मैं समझाती हूँ इसे। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे नॉर्मल सेल्स की, कौन सी प्रॉपर्टी, मकान वाली प्रॉपर्टी नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी, ये देखो, नॉर्मल सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है, क्या नाम है, कॉन्टैक्ट। बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में लिखूंगी, याद रख लेना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना। कैंसर अब इतना हम सुनते ही हैं तो हम जान ले होता क्या है इसमें, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, नॉर्मल सेल्स, यानी आप में, हम में जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो अब लग रहा होगा मैम कौन सी प्रॉपर्टी है, तो देखो इधर क्या होता है, जैसे सेल्स डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, मान लो कुछ सेल्स यहाँ से ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेल्स यहाँ से ग्रो कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही इस सेल ने देखा कि ये पास वाले सेल से टच हो गया। अब इसका और भी बहुत ही कॉमन एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे मान लो लाइट चली गई, है ना, लाइट चली गई घर में, बहुत बारिश हो रही है, लाइट वाइट चली गई, अब आप चल रहे हो, घर में चल रहे हो, आपने देखा यहाँ पे आ गया कुछ, कोई दीवार आ गई, तो आप क्या करोगे, आपने देखा हाँ दीवार है, तो रुक जाओगे, ऐसे ऐसे हाथ करके चलते हैं ना, रुक जाते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि दीवार के अंदर ही घुस जाओ, नहीं, रुक जाते हैं। तो रुकना कैसे रुके, क्योंकि आपका क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ, किसके साथ हुआ, दीवार के साथ, यानी कि कांटेक्ट हुआ तो आपने चलना बंद कर दिया। बंद करने को ही कहते हैं इनहिबिशन इंग्लिश में, ठीक है। तो यानी ये जो सेल्स हैं यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ देखा, ऐसे लगा अरे भाई कोई आ गया है तो मैं रुक जाता हूँ, तो ये रुक जाते हैं, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, नॉर्मली डिवाइड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये कैंसर सेल्स, इन्हें तो मैं ना पागल सेल्स कहती हूँ बिल्कुल, इनमें कैसा हो जाता है दिमाग इनका, देखो यहाँ से ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से ग्रो कर रहे हैं। अब जब बीच में कांटेक्ट भी हो गया, मतलब कि अंधेरे में चल रहे हो,
दीवार आ गई है पर रुके ही नहीं हो, चलते ही जा रहे हो, मतलब ऐसा है कि दीवार तोड़ के बिल्कुल ही। तो ये ऐसे ही करते हैं, कांटेक्ट हो गया, पता चल गया, सेल आ गया, बट इनको कोई होश नहीं है। इनने कहा मैं तो और ग्रो करूंगा। बिल्कुल ही पगला नहीं जाते हैं जो सेल्स, मैड हो जाते हैं सेल्स, ऐसे ऐसे ग्रो करने लगते हैं। और ये क्या, अनवांटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, बिल्कुल प्रोलिफरेटिंग सेल्स हो जाते हैं। और यही जो मास ऑफ सेल्स है, ये इतना सारा मास, इसे ही कहा जाता है, नाम बिल्कुल सुना होगा, ट्यूमर। सुना है कि नहीं लोगों, किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, ये सब ट्यूमर्स होते हैं। ट्यूमर क्या है, यही है, मास ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, एकदम डिवाइड करने लगते हैं, रुकते ही नहीं हैं, दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ। तो मैं क्या कहूँगी, कैंसर सेल्स लूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी रुकते नहीं है, बढ़ते जाएंगे। ट्यूमर होगा, कुछ होंगे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वाले ट्यूमर नहीं, बेनाइन ट्यूमर खत्म हो जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे। बट मैलिग्नेंट वाले जो ट्यूमर होते हैं ना, वो मान लो अगर आपकी बॉडी में एक जगह चालू है तो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इसी के रिजल्ट से जो हम कहते हैं ना कैंसर, वो हो जाता है। और क्या होता है कैंसर में, बात क्या होती है कि लोग हम देखते हैं ना बहुत ही लास्ट स्टेज में डिटेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज इनिशियली सिम्टम्स कुछ ज़्यादा होते ही नहीं हैं, आपको पता ही नहीं होगा। तभी जो कहते हैं ना कि एक एज के बाद या जिस एज में ज़रूरी है आप टेस्ट कराते रहें, बिकॉज इफ इन केस कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो वो जो है क्योर हो सकता है, इजंट इट। तो बोलो कहने का मतलब क्या था मैम, तो मतलब यहाँ पे एक मुझे छोटी सी बात बताओ, क्या आपको कोई पैथोजन दिखा, पैथोजन यानी वायरस, फंगस, बैक्टीरिया? बोलो नहीं मैम। क्या ये डिजीज़ हवा से आया, मतलब मैंने ऐसी कोई सांस ली, ऐसा कोई हवा लिया, एयरबोर्न, एयर से डिजीज़ आया? नहीं मैम। कोई ऐसा खाना खाया? नहीं। कुछ ऐसा पानी पिया? नहीं। मतलब कि कोई भी इसमें रोल यानी फैलाने में प्ले नहीं कर रहा है, विच मीन्स कि कैंसर क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है, फैलता नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। क्लियर है कि नहीं? क्रॉनिक डिजीज़ है, आपकी लाइफ में जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे सकता है, इवन लाइफ टाइम का रह सकता है कैंसर, इजंट इट। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्या कह रहा है, कैंसर इज़ अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो क्या मैं इसको ट्रू करूँ? यस, ट्रू करूँगी, बिल्कुल सही बात है। जिसने यस बोला अच्छी बात। रीज़न, अब रीज़न पढ़ लो। रीज़न कहता है कैंसर इम्पेयर्स नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज़ ओनली फॉर फ्यू डेज। बोलो अभी पलक मैम बता रही हैं इतनी भयंकर बीमारी है, और मैं क्या बता रही हूँ, पता भी होगी सबको कितनी खतरनाक बीमारी होती है, लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी में इसके इफेक्ट्स रह सकते हैं, क्रॉनिक टाइप का डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ दिन के लिए बॉडी एक्टिविटी इम्पेयर होती है, तो रीज़न तुम तो पूरे के पूरे गलत हो। यानी हमें क्या मिला, हमारा जो असर्शन है दैट इज ट्रू, बट रीज़न इज टोटली फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो इस बेसिस पे वी विल सिलेक्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ आंसर सही है, चेक कर लिया हमने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। अब कौन सी नई बीमारी है मैम, तो देख लेते हैं। असर्शन में कहा है एड्स की बात। एड्स क्या लिखा है, एड्स इज अ सिंड्रोम व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रू बैक्टीरिया। ओहो, अब आ जाओ एड्स पे। एड्स की कहानी देखते हैं। एड्स की कहानी क्यों देखेंगे, बिकॉज अगेन ये भी एक क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ और बहुत ही अच्छा खासा डिजीज़ है, काफ़ी सुना होगा हमने यूजुअली एडवर्टीजमेंट में। अब जब मैंने एड्स लिखा है तो मुझे फुल फॉर्म भी लिखना होगा। फुल फॉर्म मुझे एड्स का जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत ही बार पढ़ा है हमने। अब मैं ये बता देती हूँ आपको ज़रूर कि एड्स कॉज किससे होता है। HIV नाम सुना होगा ना, एड्स HIV, एड्स HIV। यूजुअली ऐसे काफ़ी कैंपेन्स भी चलते हैं जिनमें हम ये सुनते हैं। तो एड्स HIV, उसमें से HIV कौन है, वही पैथोजन है, ये इसे कॉज करता है, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बहुत सिंपल है, H का ये I और V, तो HIV नाम यहीं से आया है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वायरस बोला मैंने, यानी कि एड्स इज अ टाइप ऑफ अ वायरल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं? ऑब्वियस है, वायरस से कॉज हुआ वायरल डिजीज। कौन? एड्स है। ठीक है, अब एड्स की मैं अगर बात करूं तो एड्स यूजुअली स्प्रेड कैसे होता है, तो इसकी कहानी देख लो। और सिम्टम्स की अगर लोग बात करते हैं तो सिम्टम्स एड्स के कभी कभार इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ कुछ
बहुत ही लाइट सिम्टम्स होंगे, जैसे कि आपकी बॉडी में थकान होना, नौशिया होना, फटीग टाइप लगना और फीवर वगैरह आना कभी कभार, एपेटाइट में प्रॉब्लम आना यानी कि जो भूख है वो कम हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब यानी वेट लॉस से जो रिलेटेड रहते हैं ये सब होते हैं। अब व्हेन आई टॉक अबाउट एड्स, अब इतनी देर हो ही गई है, मुझे लग रहा है कि बता दिया होगा, तो अब मैं भी बता देती हूँ कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और जिन्होंने बता दिया तो वेरी गुड मेरी तरफ से, है ना। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, दोनों में ही डेफिशिएंसी की बात है ना। डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या बोला मैंने, एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। क्या हो गया, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये क्या है, एड्स का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब जब मैंने कहा एड्स की कहानी मैं बताती हूँ, तो एड्स जब मैं कहती हूँ ना कॉज किससे होता है, इसके कॉजेस थोड़े अलग हैं। एक आध अगर एडवर्टीजमेंट आपने सुनी हो तो जिसमें कहते हैं कि एड्स HIV जो लोग होते हैं उनको सेक्लूड मत करो, सेक्लूड यानी कि अलग मत रखो, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसी बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है यानी छूने से भी फैलती है। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई एड्स वाला इंसान है तो उसको छुओगे तो आपको एड्स हो जाएगा। तो आज ये मैं क्लियर कर दूं, पहले भी किया था खैर वीडियो में, कि दिस इज़ नॉट ट्रू, बिल्कुल गलत है। एड्स ऐसे कॉन्टैक्ट में स्प्रेड नहीं होता है। कैसे होता है तो ध्यान से सुनो, कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगी टर्म्स। अब वो क्या होते हैं देखो, या तो होगा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी आप डॉक्टर के पास गए, उसने सिरिंज लगाई, इन्फेक्टेड पर्सन को लगाई, सिरिंज चेंज नहीं करी और आपको ही लगा दी। मान लो उसका ब्लड थोड़ा रह गया, उसमें वायरस रह गया, तो आप में आ जाएगा, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। या फिर हम कह सकते हैं मदर टू चाइल्ड, यानी प्रेगनेंसी में मदर से लेके बच्चे में जा सकता है एड्स। कब जाएगा, जब मदर इन्फेक्टेड होगी। या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक लास्ट जो रीजन है एड्स का, दैट इज स्प्रेड थ्रू ईदर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। किससे हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट यानी हैंड शेक, हग, ऐसे नहीं कह रही हूँ। कौन से कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही हो पाएगा क्या, एड्स ट्रांसफर से ही, मतलब कॉन्टैक्ट की बात करी मैंने। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड, ये सब रीजंस तो हैं किसके ट्रांसफर होने में, एड्स के। तो अब आ जाओ जरा किस पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एड्स इज अ सिंड्रोम व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रू बैक्टीरिया। बोलो बाय 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 क्यों बोलो, ये अरे पीछे बताया, इतना अच्छा खासा नाम है, HIV वायरस है। वायरस जब लिखा है तो क्या है, वायरस के थ्रू स्प्रेड है ना, कौन सा वायरस, HIV वायरस। तो यानी कि असर्शन ही गलत है, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। अरे ट्रू क्यों लिख रही हूँ भाई मैं, ट्रू नहीं बोले, क्या हो गया मैम, नहीं फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है बिल्कुल, हाँ सही बोला, फॉल्स है। उतना फ्लो में ट्रू निकलेगा क्योंकि सारे ट्रू थे, तो ठीक है। बैक्टीरिया नहीं, वायरस से कॉज होता है, यानी असर्शन ही फॉल्स है तो रीजन भी फॉल्स ही होगा ना। असर्शन खुद ही सही नहीं है स्टेटमेंट, तो रीजन क्या होगा, विच मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। लेट्स जस्ट चेक द आंसर क्विकली एंड वी आर गुड टू गो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, असर्शन, डेंगू कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। चलो एक और नई बीमारी, बोलो कितनी बीमारियां हैं, काफ़ी सारी तो पड़ी थी, उसमें से आ गई एक और, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, किससे कॉज होते हैं सब, कौन लेके घूमता है इन्हें, मच्छर, मस्कीटोज। अब डेंगू की कहानी में हम देख लेते हैं क्या है, डेंगू कौन लेके घूमता है, मच्छर। कौन सा मच्छर, स्पेशल है, मतलब ऐसे वैसे नहीं है, इन लोग को बिल्कुल वेराइटी चाहिए, कौन सा वाला मच्छर, तो ये बोलता है मुझे एडीज मस्कीटो चाहिए। तो कौन से टाइप का मस्कीटो, एडीज जो है वो कॉज करेगा एज इन, ये वेक्टर है बाबा, ये वेक्टर है, यानी ये सिर्फ लेके घूमेगा, ये लिफ्ट देगा। एक्चुअल कॉज करने वाला कौन है, डेंगू। इसको मैं पता है कैसे याद रखती हूँ, इसको हम याद रखते हैं, अरबों लोगों को कॉज करने वाला डेंगू कौन, अरबो वायरस। सिंपल है, अरबों का मतलब होता है ना बहुत सारे, अब उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, अरब खरब जो भी जाता है ना, तो अरबो वायरस यानी अरबों लोगों को डेंगू कॉज करने वाला कौन सा वायरस, अरबो वायरस। यानी समझ गए, वायरस के थ्रू कॉज होता है क्या, डेंगू। यही वायरस है, इस पे सवारी लेता है, और अगर काट दिया हमको, अगर ये इस पे है, इस मस्कीटो में ये वायरस है, हमें अगर बाइट कर दिया तो फिर हमें हो जाएगा डेंगू। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डेंगू में भी, काफ़ी सर्दी आएगा, लाइक फीवर होता है, चिल्स होते हैं, स्वेटिंग होती है, बॉडी एक होता है, राइट, इजंट इट। तो अब हम देख लेते हैं, इसके हमने सिम्टम्स देख लिए, कॉज कैसे होता है। लेट्स मूव ऑन टू द असर्शन। डेंगू की बात है, डेंगू में क्या कह रहे हैं, डेंगू कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग
एंटीबायोटिक्स। अब ये कहना चाह रहे हैं कि डेंगू जो बीमारी है इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स लेके। अच्छा भाई एंटीबायोटिक्स क्या होता है मैम, तो ये तो बताइए आप। एंटीबायोटिक्स, एंटी यानी यूज कब होता है, ये पहले ये तो पता होना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स की बात सुनो, एंटी वर्ड का मतलब समझते हो, यानी किसी भी चीज़ में हम जा रहे हैं, एंटी यानी उसका उल्टा करना। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी मलेरियल। तो एंटी मतलब किसी का भी ऑपोजिट, यहाँ एंटीबायोटिक्स है, बायो वर्ड दिख रहा है इसमें, बायो यानी हाँ वही बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं। बायो वर्ड का मतलब मैंने हमेशा से बताया है, बायो जहाँ भी आए मतलब लिविंग। हम जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, लिविंग लोगों की ही बात कर रहे हैं ना, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब क्या है, लिविंग है। बट अब एक बात बताओ, जब एंटीबायोटिक्स में नाम ही बायो है, लिविंग है, विच मीन्स कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये किन पे काम करेंगे, किन की एक्टिविटी को ये किल कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, वो जो लिविंग होंगे। यानी कौन, जैसे बैक्टीरिया, इजंट इट, बैक्टीरिया लिविंग है कि नहीं, भले ही यूनिसेल्युलर है पर लिविंग तो है, एक सेल है पर है तो सही। तो यानी कि एंटीबायोटिक्स किस पे काम करते हैं, जो लिविंग हो, यानी बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया के आप फिर कोई भी स्ट्रेन ले लो, मतलब कोई भी टाइप के आप बैक्टीरियाज ले लो, उन पे काम कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, कौन से हैंड, दूसरे हैंड की बात कर रही हूँ, किसकी बात, वायरस। ये तो हैं हमारे कैमेलियन, रंग बदलू हैं ये। क्यों है, क्योंकि ये पहली बात तो लिविंग नहीं है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के ना ये खड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि पहले तो ये ए सेलुलर होते हैं, आधा टाइम तो ये इनएक्टिव रहते हैं। आधा मतलब जब तक इन्हें क्या नहीं मिलेगा, होस्ट नहीं मिलेगा, तब तक ये कैसे रहते हैं, इनएक्टिव। विच मीन्स कि इनका खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है। जब होस्ट पे जाएंगे उसके मैकेनिज्म को अपना के जो है काम करते हैं, ठीक है। यानी पहली बात तो ए सेलुलर है, लिविंग तो है ही नहीं, और खुद का मैकेनिज्म भी नहीं है। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, किसके लिए, वायरसेस के लिए, एक वर्ड सुना होगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी क्या, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जैसे हर ऑर्गेनिज्म, हर पैथोजन या हर लिविंग बीइंग भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, जो क्या होता है, उसकी पहचान होता है, जिसे कहते हैं ना पहचान। अब बैक्टीरिया की अपनी पहचान है, फंगस की अपनी पहचान है, बट वायरस क्या करता है, अपनी पहचान में बहुत ही जल्दी से म्यूटेशन कर सकता है। क्यों, म्यूटेशन एज एन अपने जेनेटिक मटेरियल को फ्रीक्वेंटली चेंज कर देता है। अब क्या होता है, इस कारण से जो है, ये लिविंग तो है ही नहीं, और क्या है, इस पे जो है कोई भी जो एंटीवायरल भी हम बनाते हैं ना मेडिसिन, उनको बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल द कैमेलियन है, रंग बदलू है, म्यूटेशन तो करता ही है, ए सेलुलर है, लिविंग नहीं है। अब बैक्टीरिया की जब मैं बात करूँ ना, दे फॉलो अ वेरी स्पेशल मैकेनिज्म। एक पाथवे होता है, ये पाथवे मैं जितनी बार लिखूं उतनी बार कम है। क्यों, क्योंकि रीजन ही यही है यार, बायोकेमिकल पाथवे। बायोकेमिकल वर्ड में ही बायो है, यानी जो लिविंग होंगे वही ये फॉलो करेंगे कि नहीं, इजंट इट। बायोकेमिकल पाथवे इज बेसिकली, हर पैथोजन ना एक स्ट्रैटेजी बनाता है। स्ट्रैटेजी क्यों, क्योंकि भाई ऐसे खड़े हुए हैं, ये देखते हैं कि मुझे इस ऑर्गेनिज्म या इस इंसान के मैं इस पार्ट में जाऊंगा और ऐसे इफेक्ट करूंगा, मैं ऐसा पाथवे फॉलो करूंगा। यानी कुछ नहीं होता है, रास्ते कहीं जाना है, डेस्टिनेशन है, आपको आपके स्कूल जाना है, अलग अलग बसेस हैं, कोई बस ये वाला रूट लेगी, रूट नंबर 1, कोई रूट नंबर 2, कोई रूट नंबर 4, कोई रूट नंबर 10, अलग अलग रूट हैं। तो वही रूट्स जो पैथोजन लेते हैं हमारी बॉडी में एक्टिविटी करने के लिए, वो होते हैं बायोकेमिकल पाथवे। अब मैक्सिमम जो पैथोजेंस होते हैं ना, सुनो, ये सब क्या होते हैं, ये सेम टाइप के बायोकेमिकल पाथवे यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं सेम होते हैं। और अगर एक ग्रुप हो जैसे बैक्टीरिया, तो उसके तो काफ़ी सारे ही सेम होते हैं। ऑन द अदर हैंड वायरस क्या करता है, अभी बोला, ए सेलुलर, इनएक्टिव, होस्ट का मैकेनिज्म लेता है, तो ये जो है बायोकेमिकल पाथवेज फॉलो नहीं करता है। इसके मैकेनिज्म या तो ना के बराबर ही होते हैं बायोकेमिकल पाथवे। तो जब बायोकेमिकल पाथवे ये फॉलो करेगा ही नहीं, तो ये जो है हमारे एंटीबायोटिक्स, ये बेचारे क्या कर पाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इन्हीं बायोकेमिकल पाथवे को रोक देते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे ये पाथवे ही नहीं हो तो डिजीज़ होगा ही नहीं। तो अब इसकी एक बहुत ही और सिंपल कहानी सुनाती हूँ। पेनिसिलिन नाम का आपने सुना होगा, एक एंटीबायोटिक है ये पता है क्या करता है,
इसकी बताती हूँ बात। ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो होता है उसका सेल वॉल बनाने का जो प्रोसीजर होता है, इसी प्रोसीजर को हम बायोकेमिकल पाथवे कहेंगे। सेल वॉल बनाने का जो प्रोसीजर है, तो क्या होगा, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक अगर हमने लिया तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाने का जो प्रोसीजर है ना उसे ही रोक देता है, यानी सेल वॉल ही नहीं बनाने देता है। कितना स्मार्ट है, देख रहे हो क्या करता है। इसने ये नहीं किया कि बैक्टीरिया तू बन जा पहले और फिर मैं तुझे किल करूंगा, इतना स्मार्ट है ये। इसने कहा कि रुक जा, तुम सेल वॉल बनाना चाह रहे हो ना, मैं सेल वॉल ही नहीं बनाने दूंगा। तो क्या होगा, अगर सेल वॉल ही नहीं बनेगी यानी बैक्टीरिया के कंटेंट्स फैले हुए होंगे, वॉल नहीं बनेगी तो कैसे बैक्टीरिया वर्क करेगा, मैकेनिज्म ही काम नहीं करेगा, मतलब वहीं के वहीं खेल खत्म। बैक्टीरिया बना ही नहीं, सेल वॉल बना ही नहीं, आगे काम हुआ ही नहीं। तो ऐसे काम करता है पेनिसिलिन, विच मीन्स दिस इज एन एंटीबायोटिक। इसने क्या किया, बायोकेमिकल पाथवे को रुका। अब जब वायरस महाशय पाथवे ही नहीं फॉलो करते बायोकेमिकल, तो क्या ही एंटीबायोटिक्स उन पे काम करेंगे, isn't it? तो विच मीन्स ये जो कहानी इतनी सारी मैंने बताई, तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम इस कहानी में कि यहाँ से तो हम बढ़ गए थे ना आगे, हाँ, कि डेंगू कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स, ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर हम ये क्या कहेंगे, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि डेंगू किससे कॉज हो रहा है, अरबो वायरस से। अब जब अंदर वायरस है, एंटीबायोटिक लोगे तो क्या कोई काम होगा, नहीं, अभी बोला नहीं होगा। विच मीन्स अगर असर्शन ही फॉल्स है, हाँ इस बार फॉल्स ही लिखा है ना, ट्रू नहीं लिखा है, असर्शन ही फॉल्स है तो रीज़न भी टाटा बाय बाय, इसका रीज़न भी फॉल्स ही होगा। अब आ जाओ कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी पे, क्यों, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। यस, सही बात है, लेट्स चेक इट एंड वी आर गुड टू गो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कौन सी नई बीमारी है। असर्शन, सम डिजीजेस दैट अटैक इन चाइल्डहुड डू नॉट अटैक अगेन, रीजन मेमोरी सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके ओके, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। देखो अब इसमें बात हो रही है, पता है किसकी, उन सेल्स की जो रखते हैं क्या, मेमोरी। बोले ये कैसे बोल दिया आपने मैम, तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन से समझो। ये कह रहे हैं अगर बचपन में यूजुअली कोई हमें बीमारी होती है, ध्यान से सुनना, बचपन में अगर ऐसी कोई बीमारी होती है तो यूजुअली क्या होता है, जो बड़े होके वो बीमारी हमें वापस नहीं होती है। और ऐसा होता है ना, जैसे कॉमनली क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स स्कूल में होता है ना सबको, मतलब स्कूल में यूजुअली हो ही जाता है, बचपन में होता है, मुझे भी स्कूल में ही हुआ था, व्हेन आई वाज इन 12th तब हुआ था मुझे। तो क्या होता है, ऐसा मानते हैं ना कि एक बार चिकन पॉक्स होता है तो वापस नहीं होता है, ऐसा मानते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न मतलब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के कुछ सेल्स को ये पता है कि इस टाइप का पैथोजन पहले आया था, पैथोजन तुम पहले आए थे। और क्या होते हैं, ये मेमोरी में रखते हैं, वही रिवेंज लेने वाले सेल्स हैं, ये मेमोरी में याद रखते हैं, नहीं यादों में याद रखूंगा, याद रखते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब वही पैथोजन आता है तो यही मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, जाके हमारे इम्यून सिस्टम को बताएंगे कि सुनो यार, इसको मैंने देखा था, ये पहले आया था, आई नो कि ये कौन सा केमिकल पाथवे फॉलो करेगा, पहले ही बता देता हूँ। यानी फिर क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है पैथोजन से एक कदम आगे चलता है कि मुझे पता है तुम ये फॉलो करोगे, तो पहले ही टाटा बाय बाय, उसको पहले ही किल कर देता है। तो ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं, जो हमारे लिम्फोसाइट्स, WBCs के कुछ सेल्स होते हैं जो मेमोरी प्ले यानी मेमोरी रखने का काम करते हैं। तो तभी ऐसा होता है, बचपन में कुछ बीमारियां होती हैं और हमारे मेमोरी सेल्स अगर अच्छे रहे, और कुछ मेमोरी सेल्स तो सही में ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग होते हैं। अब ऐसा होगा, कुछ बच्चे यहाँ बैठे होंगे, वो कहेंगे हमें तो चिकन पॉक्स 2 बार हो गया मैम, हो चुका है, दूसरी बार हुआ है, तो बताओ मुझे तो क्यों होता है। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि सारे मेमोरी सेल्स लाइफ टाइम रहे, कुछ की कम भी हो सकती है, बट ऐसे कुछ होते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहे। तो फिर क्या होता है, उन जिन लोगों को एक ही बार चिकन पॉक्स हुआ फिर नहीं होता है, तो उनके मेमोरी सेल्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं एजर्शन क्या कह रहा है। सम डिजीजेस दैट अटैक इन चाइल्डहुड डू नॉट अटैक अगेन। तो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, सही बात है, नहीं करते हैं। रीज़न पढ़ लेते हैं। मेमोरी सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्यों, अभी तो यही नाम लिया, तो इस स्टेटमेंट को भी ट्रू कर दो और एक बार बिकॉज लगा के चेक कर लेते हैं ज़रा। सम डिजीजेस दैट अटैक इन चाइल्डहुड डू नॉट अटैक अगेन बिकॉज मेमोरी सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। वेरी वेरी करेक्ट। कितना अच्छा साउंड कर रहा है मैम, इतनी देर बाद कुछ अच्छा साउंड किया कि जो एजर्शन दिया है इसका रीज़न भी वही है। दैट इज़ ट्रू, ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है,
if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Let's just check it and we are good to go. Let's move on to question number 8. क्या है question number 8? assertion, नई बीमारी कोलेरा. कोलेरा पेशेंट इज गिवन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसे हमने पढ़ा था क्या, ORT करके, फॉर रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो नई बीमारी आ गई. कौन सी नई बीमारी? कोलेरा. कोलेरा आ गई. ठीक है मैम. अब कोलेरा में जब मैं कोलेरा याद करती हूँ ना तो मुझे क्या याद आता है, मतलब याद आता तो नहीं है बट अब करना पड़ेगा. डायरिया. डायरिया यानी क्या? लूज मोशंस जो होते हैं, स्टूल लूज हो जाता है. अब इसकी जो स्टोरी है बहुत ही अच्छे से रिलेटेड है, यानी मैं कुछ रटने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बस रिलेट कर दो. कोलेरा से क्या याद आया? डायरिया. डायरिया में कॉमन सेंस है, लूज मोशन होगा यानी क्या, वाटर जो है बॉडी से बाहर ज़्यादा एक्सपेल होगा. सही बात है कि नहीं? वाटर बॉडी से ज़्यादा बाहर जाएगा तो मतलब बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी? पानी की. और पानी की कमी को हम यूजुअली क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन. कहते हो कि नहीं? गर्मियों में भी होता है ना, वैसे ही डायरिया में भी होता है क्या? डिहाइड्रेशन. और अगर ऐसा बोला होगा आपने कि मम्मियों ने लेने को, जब भी डिहाइड्रेशन होता है या डायरिया वगैरह होता है तो क्या कहती हैं? एक घोल ले लो, मिलता है मेडिसिन की शॉप पे, ORS का. बोलते हैं कि नहीं? अब इसमें से ORS जो होता है ना, उसका फंक्शनिंग क्या होती है? दैट इज बेसिकली ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. क्या होती है? ORT जो होता है इस थेरेपी पे बेस्ड बना रहता है ORS, यानी कि ओरल मतलब क्या? माउथ की बात कर रही हूँ. रिहाइड्रेशन, री वर्ड सुना है? रीयूज, रिसाइकल. तो हाइड्रेशन था यानी बॉडी को वापस से हाइड्रेट कर दो. तो यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में ऊपर नीचे हो जाते हैं, ORS वगैरह लेने से क्या होता है? वो नॉर्मली बैलेंस होते हैं. अब ये क्यों ले रहे हैं? तो देखो, जब बॉडी में ना कोई कंडीशन ऐसी आती है कि कुछ चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल जाए, तो हम जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, कि नॉर्मली आप जितना पानी पी रहे हो काम नहीं चलेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा. और उसमें भी हेल्पफुल क्या रहती हैं? ये ORT जो हमारी थेरेपी है ये हेल्पफुल रहती है ताकि बैलेंस हो जाए इलेक्ट्रोलाइट्स का. इजंट इट? अब देखो रीज़न क्या दिया, यानी असर्शन तो मैं ट्रू डाल दूँ कि नहीं? असर्शन सही है कि नहीं? देखो, कोलेरा पेशेंट इज गिवन ORT थेरेपी फॉर रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट. सही बात है, यानी ये ट्रू है. अब आ जाओ रीज़न पे. रीज़न पढ़ लेते हैं. Cholera can be diagnosed by the microscopic examination of the stool or vomit to find comma-shaped Vibrio cholerae. चला पहले तो सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो और ये बताओ ट्रू है कि नहीं. तो डायग्नोसिस किससे बताया? माइक्रोस्कोपिक होगा. ऑफ कोर्स है माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. किस में? स्टूल में या वॉमिट में, यानी जो हमारे मोशंस हैं या फिर जो वॉमिट है उसका टेस्ट करके क्या ढूंढना चाहेंगे हम? विब्रियो कॉलरी. बोले ये कौन सा फॉरेनर है मैम? कोई फॉरेनर नहीं है, विब्रियो कॉलरी. इसी से तो कॉलेरा हो रहा है. यही है. कौन है ये? बैक्टीरिया. कॉमा शेप्ड क्यों कहा है? बिकॉज एक चीज़ याद करो, शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया पढ़े थे, उसी में एक ये बैक्टीरिया थे जो कैसे थे? कॉमा शेप के. कॉमा कौन सा? वही कॉमा जो हम लिखने में लगाते हैं. कॉमा शेप के बैक्टीरिया है ये. तो बिल्कुल सही बात है, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है. मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट सही है. अभी रुको, अब चेक करना है कि क्या यही स्टेटमेंट रीज़न है कि नहीं. तो बिकॉज लगा दो. Cholera patient is given ORT for rapid replacement of fluid and electrolyte because it can be diagnosed by microscopic examination. नहीं बोलो, आगे जाना ही नहीं है. क्या बोल रहे हैं ये इसका रीज़न थोड़ी ना है. रीज़न क्या है? कॉलेरा पेशेंट को क्यों दिया जाता है ORT? बिकॉज डायरिया के थ्रू क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है. एक्चुअल रीज़न ये है. विच मीन्स तुम दोनों सही तो हो, लेकिन रीज़न तुम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो. विच मीन्स कि वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर बी. If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Let's check it. Yes, we are good to go. 2 more questions. Question number 9. Assertion. Chickenpox is a mild disease. However, it leaves scars and marks. ओहो, अभी हम बात कर रहे थे चिकन-पॉक्स, आ गया. नहीं, मुझे सही में नहीं पता था कि आगे आने वाला है चिकन-पॉक्स. चलो, चिकन पॉक्स क्या होता है तो ये हमें पता है. चिकन पॉक्स जो हमें स्कूल के टाइम में होता है. अब क्या होता है? चिकन पॉक्स 2 नाम आते हैं, याद रखना. चिकन पॉक्स भी आएगा, स्मॉल पॉक्स भी आएगा. तो इनके बीच में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस एक बहुत छोटा सा डिफरेंस बताऊँगी. स्मॉल पॉक्स जो नाम है ना, स्मॉल, एक खैर कोई स्मॉल नहीं होता है, उल्टा नाम दिया है इसको. स्मॉल पॉक्स में क्या होता है?
जो स्कार्स होते हैं ना, स्कार्स यानी ये जो ऐसे दाने दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं स्मॉल पॉक्स पे, तो जो चिकन पॉक्स होता है ना उसमें डरा मत करो, दैट इज़ वेरी, वो उसका बहुत ही कम फॉर्म होता है, लाइट फॉर्म होता है। ऑन दी अदर हैंड स्मॉल पॉक्स में बहुत बड़े बड़े स्कार्स होते हैं और वो स्कार्स जाते नहीं हैं, वो स्कार्स जाते नहीं हैं। ऑन दी अदर हैंड चिकन पॉक्स माइल्ड होता है, इतना हार्मफुल नहीं होता है, और इसके स्कार्स जो हैं एक टाइम बाद चले जाते हैं, इतने स्कार्स नहीं छोड़ता है। चिकन पॉक्स कैसे हम बोल सकते हैं, यूजुअली जो है ये आपके चेस्ट से होके चालू होता है स्टमक पे और देन पूरी बॉडी में फैलता है। क्लियर है? तो अब हम असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, चिकन पॉक्स इज अ माइल्ड डिजीज। वेरी गुड, हाँ सही बात है, माइल्ड डिजीज है। हाउएवर इट लीव्स स्कार्स एंड मार्क्स। ओहो, अभी मैंने कहा स्मॉल पॉक्स में स्कार्स रह जाते हैं, पर चिकन पॉक्स के जो स्कार्स हैं एक टाइम के बाद ये जो है इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, ये चले जाते हैं। तो माइल्ड डिजीज की बात तो सही कही, बट लीव्स स्कार्स एंड मार्क्स इज नॉट करेक्ट। यानी कि क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। आप कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम हमें चिकन पॉक्स और हमारे स्कार्स नहीं गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है, वो नेचुरली अगर जाने दोगे तो जाते हैं। अगर किसी ने ऐसे खुजली बुजली करी है तो फिर उसकी गलती नहीं है भाई, ये तो फिर आपकी गलती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, स्कार्स वगैरह मार्क्स इसमें नहीं रहते हैं। तो जब असर्शन ही गलत है तो रीज़न को तो बाय बाय कर ही दो, तुम क्या ही सही होगे। ठीक है, तो अगर असर्शन ही रॉन्ग है तो हम कहाँ पे जाएंगे, वी विल गो टू ऑप्शन नंबर डी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। लेट्स जस्ट चेक इट and we are good to go. Last question, question number 10, very very important. Assertion क्या कहता है, peptic ulcers cause acidity related pain and bleeding in the stomach. किसकी कहानी आ गई, पेप्टिक अल्सर्स। ओहो, पेप्टिक अल्सर्स काफ़ी अच्छा नाम, कॉमन नहीं है, पर जब मैं सिम्टम बताऊंगी ना तो बोलोगे हाँ मैम सुना तो है और शायद होगा भी किसी को घर में। पेप्टिक अल्सर्स, पेप्टिक की नाम आई यानी कि किससे रिलेटेड बीमारी है, पेट से रिलेटेड। अच्छा, बहुत ही कॉमन चीज़ है, पेप से याद करो, पेट की बात हो रही है, पेट से रिलेटेड बीमारी यानी स्टमक, पेट की बात है। ऐसी बीमारी है जो एसिडिटी होती है ना, बहुत ही हाई एसिडिटी, हार्ट बर्न, ये सब जो होता है, ये जो बीमारी होती है, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं किसमें, जब होता है पेप्टिक अल्सर। अब इसकी कथा मैं क्यों सुना रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे ना 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है भैया, तो कहानी तो इम्पॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर्स की। तो देखो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके ज़रूरी नहीं है जैसा क्वेश्चन मैं करूँ वैसा आ जाए, लेकिन जब मैंने पूरी कहानी बताई है तो इस कहानी में से कोई पार्ट आ जाए तो प्लीज़ ज़रूर सही आंसर मार्क करना, है ना। पेप्टिक अल्सर स्टमक में होता है, एसिडिटी, हार्टबर्न, ये जो प्रॉब्लम्स होती है, ब्लोटिंग वाली फीलिंग आती है, इसी में होती है। अब कहानी क्या है पेप्टिक अल्सर्स के लिए, देखो पहले के टाइम में ये माना जाता था कि ये जो हमारे लाइफ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, यानी जॉब का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, घर के काम का स्ट्रेस है, जो भी पढ़ाई का स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस की वजह से, इकलौते स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमें पेप्टिक अल्सर होते हैं, यानी क्या होती हैं, एसिडिटी वगैरह होती है। पहले ये माना जाता था स्ट्रेस वगैरह की वजह से, बट धीरे धीरे आगे क्या हुआ, 2 बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मात्र स्ट्रेस की वजह से नहीं। तो फिर आ जाओ, बिल्कुल ही इनका नाम हम अच्छे से लिखते हैं, कोई कलर ले लेते हैं अपन, है ना। कौन से कलर से लिखते हैं, चलो हम लिखते हैं इन 2 साइंटिस्ट का नाम, बैरी मार्शल एंड रॉबिन वैरन। ये 2 साइंटिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं ये। इन्होंने, चलो स्टार लगा देती हूँ, बिल्कुल स्टार वाला काम किया ही है तो स्टार दे दो, है ना। बैरी मार्शल एंड रॉबिन वॉरेन ने क्या किया था, इन्होंने बाद में डिस्कवर किए कि जो हमारा स्टमक है, पेट के लोअर पार्ट में कुछ है जो कॉज कर रहा है पेप्टिक अल्सर। सिर्फ स्ट्रेस की बात नहीं है, इनने रिसर्च करके, स्टडी करके ये पता किया कि ये महाशय, ये डेरा मार के बैठे हैं, कौन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बैक्टर कह दिया यानी इट इज़ अ बैक्टीरिया। यस, ये महाशय बैठे हैं पेट में, पेट के जो स्टमक का लोअर पार्ट है उसमें, और ये हैं जो कॉज कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर। और कैसे पता चला कि ये होंगे, तो बेसिकली क्या इन्होंने कहा, जहाँ भी ये प्रेजेंट रहता है ना वहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेमेशन के साइन आएंगे, या तो रेडनेस या स्वेलिंग आती है,
कौन? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, मतलब वजह मिल गई, एक्चुअल स्ट्रेस की बात नहीं थी। इन बैक्टीरिया की वजह से शेप की अगर अपन बात करें तो ये थोड़े ना इस टाइप के दिखते हैं शिप में, ऐसे दिखेंगे, और इनके सर पे आपको दिखेंगे क्या? बाल दिखेंगे ऐसे ऐसे। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यही वो बैक्टीरिया हैं, इनको देखो, है ना, यही हैं जो कॉज करते हैं पेप्टिक अल्सर। तो इसी वजह से मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसी वजह से इन साइंटिस्ट को ईयर 2005 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 2005। किसे? बैरी मार्शल एंड रॉबिन वॉरेन को। पेप्टिक अल्सर मतलब इतनी प्रॉब्लम होती थी लोगों को लगता था सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, तो बैठ जाते थे। अब पता चला कि बैक्टीरिया की वजह से, यानी हम ले सकते हैं जो भी है मेजर्स है, एंटीबायोटिक्स वगैरह ले सकते हैं। इजंट इट? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यही है बैक्टीरिया। अब आ जाओ, पेप्टिक अल्सर्स कॉज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। मैंने अभी कहा एसिडिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ब्लोटिंग होगी, दर्द होगा, एंड इवन इन सम केसेस ब्लीडिंग इन द स्टमक। तो विच मीन्स असर्शन तो ट्रू है। अब रीज़न मैंने लिखा है स्ट्रेस इन द लाइफ कॉजेज पेप्टिक अल्सर्स। पढ़ते हुए ही हंसी आ रही है। अभी पलक मैम आपने बताया कि ये तो पहले ज़माने में मानते थे, ये गलत है। 2 साइंटिस्ट को प्राइज भी मिल गया। स्ट्रेस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। विच मीन्स कि रीज़न का स्टेटमेंट ही गलत है। तो क्या ही प्रूफ करोगे, रीज़न का स्टेटमेंट ही गलत है। तो इस बेसिस पे क्या सिलेक्ट करूंगी मैं? ऑप्शन सी, इफ assertion इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। सो लेट्स जस्ट चेक इट एंड वी आर गुड टू गो। चलिए, तो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे assertion एंड रीज़न। तब तक क्या करोगे, जाके देखो हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे सारे वीडियोस K से लेकर 12 तक बिल्कुल फ्री मिलेंगे। लेफ्ट साइड पे देखो, कोर्सेज एक्सप्लोर करो। ओलंपियाड में जाओगे तो दिखेगा मेरा चेहरा, जहाँ पे क्लास 9 बायोलॉजी नेशनल साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड सभी वीडियो सिक्वेंशली अरेंज्ड हैं और बिल्कुल ही फ्री हैं। एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे। दिस इज पलक रखियानी साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।